हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे हम इसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं रिकंसिलिएशन की। रिकंसाइल करना, बैंक के पास जो स्टेटमेंट होती है और एक बिजनेसमैन के पास जो स्टेटमेंट होती है जिसे कैश बुक के नाम से जाना जाता है, और अगर हम बैंक की बात करते हैं तो उसे पासबुक के नाम से जाना जाता है। जो स्टेटमेंट आती है दोनों को उन्हें देखना होता है कि दोनों को रिकंसाइल करना होता है एक पार्टिकुलर डेट पर, कि वो पार्टिकुलर डेट क्या है। बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कि अगर हमारा मंथ जो है एंडिंग ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो मंथ जो है वो लास्ट डेट, यानी जो भी हमारी डेट मंथ की रहेगी लास्ट डेट, उस डेट को रिकंसाइल करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को, कि जो ट्रांजैक्शंस हमने की हैं बैंक के द्वारा या बैंक के साथ, तो उन्हीं सभी ट्रांजैक्शन को मैचिंग करना, रिकंसाइल करना, क्रॉस चेक करना ही कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम इन चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे कैसे स्टेटमेंट को हम तैयार करेंगे, कैसे हम रिकंसाइल करेंगे, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट काम कर सकते हैं एक साथ, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। और जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेंगे तो कौन सी ट्रिक और टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा स्टूडेंट्स। बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैच करने के लिए यूज़ किया जाता है, और हम जान सकते हैं इससे कि हमारी कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम्प्लीटेड रही इस मंथ में या फिर वो पूरी हो चुकी हैं इस पार्टिकुलर मंथ में। इसी को एक बार ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं बोर्ड पर कि किस तरीके से इसको करना होगा, कौन कौन सी स्टेप्स इसमें हमें फॉलो करनी होंगी। तो एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कि रिकंसिलिएशन में पहला स्टेप जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, पहला स्टेप जो होता है वो होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। ये पहली स्टेप होती है स्टूडेंट्स। दूसरी स्टेप्स की बात कर रहे हैं हम। बैलेंस एज पर पासबुक। दो स्टेप्स लिख लिए मैंने स्टूडेंट्स, और भी लिखते हैं इसके साथ। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। लास्ट स्टेप लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। स्टूडेंट्स, ये मैंने चारों स्टेप्स लिख लिए हैं यहां पर, इनको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने लिखा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है स्टूडेंट्स। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये डेबिट बैलेंस होता है। हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स को लर्न करना है। सबसे पहले इनके बारे में जानना है कि कैशबुक के अनुसार, यानी कैशबुक के अनुसार अगर हम देखते हैं तो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, और पासबुक के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी ये पासबुक के अनुसार अगर देखते हैं तो बैलेंस यहां पर क्रेडिट दिया हुआ है। अगली स्टेप की बात करते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितनी लिमिट दी गई है, जितनी भी लिमिट दी गई है स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा हम एक्सेस यूज़ करते हैं,
हमारे कैश, हमारे बैंक अकाउंट में जितना कैश हमने रखा हुआ है या जितना हमने अमाउंट उसमें डाला हुआ है उससे ज़्यादा की अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक क्या करता है, उस पार्टिकुलर बिजनेसमैन के बेसिस पर वो उस बंदे की क्रेडिट पर उस चेक का पेमेंट कर देता है। तो जितना भी एडिशनल अमाउंट पे करता है, जितनी कि हमारे अकाउंट में वैल्यूज़ या अमाउंट पड़ी होती है उससे ज़्यादा अगर वो पे करता है तो एडिशनल अमाउंट पे करने के लिए वो चार्ज लगाता है, तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ये ओवरड्राफ्ट यानी जितनी लिमिट है उससे एक्सेस को यूज़ करने की आपको फैसिलिटी देता है बैंक, जिसके लिए वो चार्जेबल इंटरेस्ट लगाता है। तो ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की बात करते हैं तो यहां पर क्रेडिट बैलेंस होगा। लास्ट वन की बात करते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यहां पर डेबिट बैलेंस होगा स्टूडेंट्स। तो बेसिकली क्या है, इनके रूल्स हम एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इनको आप लिख सकते हैं और रूल्स फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पहली और चौथी स्टेप की। इन स्टेप्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे, इनके साथ किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होगा, कौन कौन से स्टेप इनमें ऐड होंगी या लेस होंगी और हम बैलेंस निकाल पाएंगे। अगर बात करते हैं हम इसकी सबसे पहले पहली स्टेप्स की, इसको हम एक सीरियल नंबर दे देते हैं ताकि अगर हम सीरियल नंबर के हिसाब से करेंगे तो हमें आसानी से याद रहेगा कि कौन सी स्टेप्स के साथ हमें कौन सा रूल फॉलो करना है। देखते हैं एक बार बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने ये स्टेप्स लिख लिए हैं। ये जो स्टेप्स लिखे हैं मैं इनको चेंज करूंगा अभी। ये पहली स्टेप थी जो कि मैंने इससे पहले लिखी थी, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। ये दूसरी स्टेप थी जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, ये पहले चौथी स्टेप हुआ करती थी। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये कौन सी स्टेप थी, चौथी। फिर हम बात करते हैं तीसरी स्टेप्स की, बैलेंस एज पर जो दूसरे नंबर पर थी इसे हमने बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक रख लिया और लास्ट में हमने एक और स्टेप रख ली है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इनके बैलेंसेस जो हमें चेक करने हैं वो किस तरीके से चेक करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टेप्स जैसे पहले लिखी थी उनको एक बार मूव कर लिया है और इनके रूल्स इस तरीके से फॉलो करेंगे। डेबिट वालों के साथ एक रूल लगाना है हमें और क्रेडिट वालों के साथ एक रूल लगाना है। रूल क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट्स अगर पार्टिकुलर डेट पर, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं कि 30 अप्रैल को आप स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं या 31 दिसंबर को आप स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को, कैश बुक और पासबुक को मैच कर रहे हैं, तो हम जिस पार्टिकुलर डेट पर कर रहे हैं उस डेट से पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है तो उसको हमें इग्नोर कर देना है स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि इनकम्प्लीटेड ट्रांजेक्शन है, यानी दोनों जगह उनको मैच नहीं किया जा रहा है, यानी आप कैश बुक और पासबुक में दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन आप देखते हैं उसमें या फाइंड करते हैं कि उसमें एक जगह कैश बुक में कोई एंट्री की हुई है और दूसरी जगह पासबुक में उस एंट्री का कोई लेखा या एंट्री वो नहीं है। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर हम पासबुक चेक कर रहे हैं, पासबुक में कुछ एडिशनल अमाउंट्स दी हुई हैं या एंट्री कर रखी है, मगर हम जब उसको टैली करते हैं कैश बुक से तो उसमें वो एंट्रियां नहीं हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम पॉइंट आउट करेंगे, नोट करेंगे और हमें देखना होगा उन ट्रांजैक्शंस को कौन से रूल के हिसाब से हम ऐड या लेस करेंगे। जो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट थी उनको एक बार देखने के लिए यह हमें पता होना चाहिए कि डेबिट वाले बैलेंस अगर हम लेकर चलते हैं और अगर मान लीजिए हमने कैश को अपने अकाउंट में जमा किया और पार्टिकुलर डेट तक वो जमा ही नहीं हो पाया है या चेक जमा किया है उसका अमाउंट क्रेडिट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में स्टूडेंट्स यहां पर हम प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट्स को डेबिट वाले बैलेंस में क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, प्रॉफिट्स को ऐड करना है। ये पहली कंडीशन इसके लिए मैंने बता दिया आपको। और अगर हम प्रॉफिट की बात ही यहां पर कर रहे हैं अभी, तो प्रॉफिट की बात फिर से करते हैं। प्रॉफिट यहां पर लिख लिया है मैंने और यहां पर अगर हम क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट्स को क्या करना है, लेस करना है। स्टूडेंट्स, अगर प्रॉफिट के केस की बात करते हैं, कोई भी प्रॉफिट अगर हमने किसी पार्टिकुलर पर्सन को चेक दिया है या हमारे अकाउंट में कोई पैसे हमने कैश बुक में लिख लिए हैं और वो पासबुक में हमारे क्या कहते हैं क्रेडिट हुए हैं, तो हमें ये देखना होगा उस समय कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है।
तो प्रॉफिट्स को पहली वाली अगर स्टेप्स आप लेकर चल रहे हैं, ये पहली और चौथी स्टेप्स, जिनको पहली वाली की बात कर रहा हूं मैं, पहली और चौथी स्टेप्स के साथ इनको रफ कर देता हूं एक बार बताने के लिए। स्टूडेंट्स, पहली और चौथी स्टेप्स के साथ आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे, जबकि दूसरी और तीसरी या लास्ट वाली दोनों स्टेप्स के साथ आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे। ये यहां मैंने कंडीशन पहली लिखी हुई है, ये पहली कंडीशन है। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। यहां पर स्टूडेंट्स प्रॉफिट की बात कर रहे थे। अगर आपको पर्टिकुलर डेट तक आपने कोई अमाउंट सबमिट किया है, कैश बुक में उसकी एंट्री की हुई है, मगर पासबुक में उसकी एंट्री नहीं है, तो हमें पर्टिकुलर डेट पर लॉस हो जाएगा। तो पर्टिकुलर डेट पर अगर लॉस होता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर प्रॉफिट की जगह लॉस लिखेंगे, और लॉस को हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहां पर लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस। तो जितनी भी अगर पहली वाली दोनों स्टेप्स आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो उनके अनुसार प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं और जबकि लॉसेस को लेस करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे केस की बात करते हैं, तो दूसरी कंडीशन में बताते हैं कि अगर क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो आप प्रॉफिट्स को लेस करेंगे, और अगर हम बात करते हैं यहां पर लॉसेस की, तो लॉसेस की बात अगर करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये रूल्स जो मैंने आपको बताए यहां पर लिख दिए हैं मैंने एक बार, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं आगे। फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे के लिए अगर हम जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे, तो बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस के करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें याद रखने पड़ेंगे, या स्टेप्स को फॉलो करने के लिए उनकी कंडीशंस को हमें देखना होगा स्टूडेंट्स। तो एक बार देख लेते हैं फिर से बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूं, और इस फॉर्मेट में किस तरीके से आपको यूज करनी है वो स्टेप्स, उनको ही बता रहा हूं। यहां पर सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है, BRS बिल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एज ऑन 31 मार्च 2020 को ये हमारा क्लोज हो रहा है अकाउंट। तो हम इसको यहां टैली कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेट पर, ये पर्टिकुलर डेट है हमारी, इस पर टैली करेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर का एक कॉलम बनाया, एक अमाउंट का कॉलम बनाया, और एक टोटल अमाउंट का कॉलम बनाया स्टूडेंट्स। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए हमने पहली स्टेप, जैसा कि मैंने बताया था कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस कंसीडर किया है। उसका अमाउंट जो भी होगा स्टूडेंट्स यहां पर कैरी कर लेंगे, क्या लिख लेंगे उस अमाउंट को। उसके बाद सबसे पहले आप ऐड, यहां पर एक साइन बना लेंगे ऐड का, और यहां पर एक लेस का साइन बना लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में देख लीजिएगा कितनी स्टेप्स दी हुई हैं आपको, उसके हिसाब से स्पेस आप छोड़ देंगे और इस तरीके से आप साइन मेंशन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो, या इसकी जगह एक और स्टेप लिख रहा हूं मैं यहां पर, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो। अगर ये दोनों स्टेप्स दे रखी हैं तो सारे प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। अब प्रॉफिट कैसे होंगे या किस तरीके से निकाले जाएंगे वो भी देखते हैं एक बार। यहां पर मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति को हमने चेक इशू किया है। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकुलर व्यक्ति को हमने क्या किया है, चेक इशू किया है, और उस पार्टिकुलर डेट से पहले, ये पार्टिकुलर डेट है हमारी, इससे पहले उसने पेमेंट निकाल लेना चाहिए था, शुड बी, कि निकाल लेना उसको चाहिए था, लेकिन उसने किसी वजह से वो पेमेंट प्रेजेंट नहीं किया बैंक में। तो उस समय अगर उसने वो प्रेजेंट नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो हमारे अकाउंट में वो पैसा पड़ा होगा, बैलेंस हमारे अकाउंट में उतना ही मेंटेन होगा जितना कि पहले था। तो ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है। हमने कैश बुक में एंट्री की हुई है, कैश बुक में वो एंट्री की हुई है कि इतना पार्टिकुलर पैसा हमारे अकाउंट से कट जाना चाहिए, लेकिन
अगर हमने पासबुक को निकाल कर देखा और उसमें स्टेटमेंट चेक की तो उसमें वो अमाउंट नहीं आ रही है, इसका मतलब वो पैसा हमारे अकाउंट में अब भी पड़ा हुआ है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको कैसे ऐड करना है? चेक्स इश्यूड, चेक इश्यूड but not present for the payment, इस तरीके से अमाउंट हम यहां पर मेंशन कर लेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि बैंक ने हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट की है या इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, कोई भी अमाउंट या तो इंटरेस्ट के नाम से क्रेडिट है या किसी पार्टिकुलर पर्सन ने हमारे अकाउंट में जमा किए हैं पैसे, एक कस्टमर डिपॉजिट इन द बैंक डायरेक्टली। तो अगर इस तरीके की कोई स्टेप आती है आपके पास, या फिर इस तरीके से आता है कि एक इंटरेस्ट की अमाउंट, सर्टेन अमाउंट 500, 600 या 700 आपके अकाउंट में क्रेडिट की हुई है बैंक के द्वारा, तो जब आप पासबुक को देखेंगे तो उसमें क्रेडिट दिखाएगा, आपका अकाउंट का बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, और जब आप कैशबुक को चेक करेंगे तो उसमें एंट्री नहीं की हुई है। तो उसके बीच में जब आप दोनों को टैली करेंगे, जब आप उन दोनों को मिलाएंगे, तो मैच करने के लिए आपको पासबुक जो है वो ज्यादा नजर आएगी और जो कैशबुक है वो कम नजर आएगी। तो दोनों के डिफरेंस को कैरी करने के लिए हम उसको एडजस्ट करेंगे, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा उस समय। उस केस में हमारा प्रॉफिट है कि उस पार्टिकुलर पैसे का यूज हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम दूसरी स्टेप में इसको मेंशन कर लेंगे, यहां दूसरी स्टेप लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक but not written in the cash book. In the cash book. यहां पर इसकी अमाउंट डाल देंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या है, ये स्टेप्स में जो बता रहा हूं, ये आपको मेरे जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी स्टेप्स और नोट्स इसके मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली क्या है, जो स्टेप्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, स्टार्टिंग में आपको लर्न करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आगे से आप आसानी से लिख पाएंगे इनको। स्टूडेंट, इसके बाद अगली स्टेप की बात करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। एक कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। प्रॉफिट की कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके से जुड़ती चली जाएंगी स्टूडेंट्स। 1, 2, 3 स्टेप्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगर यही स्टेप्स आपने प्रॉफिट की ऐड की होती तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएंगी सारी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर ये प्रॉफिट्स ना होकर लॉस होते, अब लॉस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। स्टेप्स को फिर से देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम लेस की टर्म्स को लिखेंगे। पहली स्टेप, हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजा, चेक सेंड फॉर कलेक्शन। हमने कैशबुक में एंट्री की उसकी कि पार्टिकुलर अमाउंट का एक चेक हमने बैंक भेज दिया है। बैंक ने उस चेक का अमाउंट एक पार्टिकुलर डेट, इस डेट पर हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं किया स्टूडेंट्स, तो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ तो हम उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अमाउंट रहेगी वो हमारा लॉस हो जाएगी। तो यहां क्या लिखेंगे, उस डेट पर हमारा ये लॉस होगा तो क्या लिखेंगे, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट
but not credited in passbook. या ऐसे भी लिखा हो सकता है चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट रिटन इन द पासबुक। तो उसकी अमाउंट यहां हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स। फिर आगे की स्टेप की बात करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे अकाउंट से बैंक ने कुछ चार्ज, सर्विस देती है बैंक तो चार्ज भी काटती है, तो हमारे अकाउंट से बैंक ने कुछ चार्ज काट लिया और मेंशन किया कि इंटरेस्ट डेबिटेड इन द अकाउंट, इंटरेस्ट डेबिटेड in the passbook but not written in the cash book। तो इसकी अमाउंट को भी हम इस तरीके से मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो जो मैं ये स्टेप लिख रहा हूं, पहले मैंने इन्हीं में वो स्टेप्स जोड़ी थी प्रॉफिट्स की, और ये लॉस की स्टेटमेंट थी, ये लॉस की स्टेप्स थी, तो इनको मैंने क्या किया, इन ट्रांजैक्शंस को लेस कर दिया। तो बेसिकली आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस की जो आपको ट्रांजैक्शंस दी हैं उनको काउंटिंग करके लिखना है इनके साथ, और उसके बाद जो बैलेंस निकल रहे हैं उन बैलेंस को मेंशन करना है। आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स यहां पर ऐड और यहां पर लेस, जो टर्म्स यहां पर ऐड की आएंगी उनको मेंशन कर लेंगे, यहां पर इस वाले कॉलम में मेंशन कर लेंगे, और जो लेस की आएंगी उनकी भी अमाउंट यहां पर हम जोड़ने के बाद इनकी जो भी अमाउंट आएगी उसको हम ऐड कर लेंगे यहां पर, और टोटल करने के बाद यहां पर एक बैलेंस निकाल लेंगे। उसके बाद जो लेस की अमाउंट्स आएंगी लेस की जो अमाउंट्स आएंगी उनको यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर हम इस तरीके से मेंशन कर इनका जो टोटल होगा स्टूडेंट्स, इनका टोटल यहां पर लिखेंगे, और इनका टोटल यहां पर लिखने के बाद हम यहां पर फाइनल टोटल निकाल लेंगे। जो स्टेप ये लेकर चल रहे हैं, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चल रहे हैं तो आंसर अगर ऊपर से नीचे की तरफ घटाते हैं या लेस करते हैं तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा नीचे। स्टूडेंट्स बैलेंस एज पर कैश बुक यहां मेंशन किया हुआ है, तो कैश बुक के अनुसार यहां पासबुक ले लेंगे। अगर ओवरड्राफ्ट मेंशन किया हुआ है तो यहां ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक काउंट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा फॉर्मेट इस तरीके से हम फॉलो करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर निकल जाएंगे स्टूडेंट्स। कुछ स्टेप्स आपको मैं दे रहा हूं, यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि कौन सी स्टेप्स जुड़ेंगी और कौन सी स्टेप्स घटेंगी। तो जो पार्टिकुलर बैलेंसेस आप निकालते हो किसी भी अकाउंट के, उनको मैच आउट करने के लिए इन स्टेप्स को जोड़ा जाएगा, इन स्टेप्स को घटाया जाएगा। वो स्टेप ट्रांजैक्शन होंगी, तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जुड़ेंगी और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन घटेंगी, दोनों को ही मेंशन करना होगा। एट द एंड ऑफ हम जो भी हमारा टोटल होगा वो मैच हो जाएगा और हम आंसर निकाल लेंगे इस तरीके से। स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताने वाला हूं। इस शॉर्ट ट्रिक को अगर तरीके से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर आप सीबी लिखेंगे, यहां पर आप पीवी लिखेंगे। सीबी का मतलब है कैश बुक और पीवी का मतलब है पासबुक।
सबसे पहले यहां पर आपको CR लिखना है, फिर यहां लास्ट में भी आपको CR लिखना है। इसके अपोजिट जाएंगे स्टूडेंट्स तो यहां DR लिखना है और यहां पर भी आपको DR लिखना है। CR का मतलब क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट। अब आगे से फिर देखते हैं इसे। यहां पर आपको DR लिखना है और यहां पर स्टूडेंट्स आपको DR लिखना है। इसके अपोजिट जाएंगे तो CR लिखना है और ये CR लिखना है स्टूडेंट्स। यहां पर एक स्टेप फॉलो कर लेते हैं, मार्क कर देता हूं मैं। पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, तीसरा राइट, चौथा रॉन्ग। ये गलत कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां ब्लॉक बना लेंगे इस तरीके से। अगर आप डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं तो ये कंडीशन में आपको ऐड करनी होंगी, और क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं आप स्टूडेंट्स अगर आप क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो ये लेस करनी होंगी। फिर स्टूडेंट्स यहां पर आप डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं तो लेस करना है, और क्रेडिट बैलेंस लेके चल रहे हैं तो ऐड करनी है स्टेप्स। इनके अपोजिट आप साइन लगा लेंगे। यहां पर जैसे कि मैं यहां पर बता रहा हूं कि आपको राइट लगा हुआ तो यहां क्या होगा, रॉन्ग होगा, और अगर वहां रॉन्ग लगा हुआ है तो यहां राइट होगा। यहां पर राइट लगा हुआ है तो यहां पर रॉन्ग होगा। स्टूडेंट्स यहां पर आपने देखिए क्रेडिट में क्रॉस लगा हुआ है तो यहां आपको राइट लगाना है। इसको समझते हैं कैसे करना है इसको। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं स्टेप्स आपको बताता चल रहा हूं तो आप देखते चलिएगा। सबसे पहले मैंने ये बताया कि ए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। एक चेक काट कर दिया गया तो क्रेडिट किया होगा आपने, तो क्रेडिट आप कहां करेंगे, आप तो जो करेंगे वो कैश बुक में करेंगे स्टूडेंट्स। तो कैश बुक में आ जाते हैं। पहले कैश बुक में आपने क्या किया है, क्रेडिट कर रखा है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहां पे, क्रेडिट कर रखा है मतलब राइट लगा हुआ है। फिर वो चीज जो आपने क्रेडिट की हुई है बैंक ने डेबिट नहीं किया, यानी बैंक से जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो अभी नहीं निकली है, तो बैंक को डेबिट करना चाहिए था उस पार्टिकुलर डेट पर। तो आपने क्रेडिट किया हुआ है, बैंक ने डेबिट नहीं किया। और अगर आप कैश बुक का बैलेंस चेक कर रहे हैं, कैश बुक लेकर चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। डेबिट के साथ क्या कर देंगे, उस डेबिट बैलेंस के साथ ऐड कर देंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे होते तो आप क्या कर देते, उस स्टेप को लेस कर देते स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, देखिएगा इसको, कि इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट किया हुआ है बैंक ने। किसने किया है, बैंक ने। तो बैंक क्या देती है हमें, पासबुक। तो पासबुक में चेक करते हैं कहीं हमारा डेबिट का साइन लगा हुआ है, डेबिट कर रखा है, इसका मतलब यहां पर साइन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो डेबिट किया हुआ है, राइट लगा हुआ है। हमने कैश बुक में नहीं लिखा होगा तो हमारे यहां पर क्या होगा, अगर हमने कैश बुक में नहीं लिखा है तो हमारे यहां पर क्या होगा, क्रेडिट हमने नहीं किया है। और डेबिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो लेस कर देंगे, और क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। चेक सेंड फॉर कलेक्शन, चेक कलेक्शन के लिए भेजे, तो हमने कहां लिखे होंगे स्टूडेंट्स, हम भेज रहे हैं यानी बिजनेसमैन भेज रहा है या फर्म भेज रही है, तो कहां लिखेगी उसको, कैश बुक में। तो यहां कहीं राइट लगा हुआ है स्टूडेंट्स, हां देख लेते हैं। हमने जब चेक कलेक्शन के लिए भेजे होंगे तो बैंक को डेबिट किया होगा, तो डेबिट हमारा यहां पर देखिए साइन लगा हुआ है, डेबिट कर रखा है। फिर बैंक ने उसका अमाउंट हमारे खाते में क्रेडिट नहीं किया, तो बैंक ने हमें क्रेडिट नहीं किया है, तो डेबिट चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। तो बैंक ने डेबिट, यहां पर बैंक ने हमें क्रेडिट नहीं किया स्टूडेंट्स, और यहां पर देखिए हमने डेबिट कर रखा है, डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं तो इसको लेस कर देंगे। ऐसे एक और स्टेप देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कि इंटरेस्ट हमारे पासबुक में क्रेडिट किया हुआ है, तो कहीं पर देखेंगे पासबुक में देखेंगे तो कहीं क्रेडिट किया हुआ है इसको। अगर क्रेडिट किया हुआ है स्टूडेंट्स तो राइट लगा हुआ है यहां पर, तो क्रेडिट किया है और हमने डेबिट नहीं किया, यानी हमने लिखा नहीं है। तो बैंक ने क्रेडिट कर रखा है, हमने डेबिट नहीं किया, डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं तो ऐड कर देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस लेके चलते तो लेस कर देते स्टूडेंट्स। ये जो ट्रिक है इसको स्टेप्स के बेसिस पे अगर आप यूज करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमने जो बैलेंसेस की बात करते हैं, ये हमारे बैलेंस है स्टूडेंट्स, ये हमारे डेबिट बैलेंस है। जो हमने 4 स्टेप्स लिखी थी शुरुआत में वो हमारे बैलेंस हैं। ये बैलेंस,
ये बैलेंसेस हैं, इनके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि बैंक ने क्या कर रखा है और आपने क्या नहीं किया है, या आपने क्या कर रखा है बैंक ने नहीं किया है। जो ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, जो कि पासबुक में और कैशबुक में मैच नहीं हो रही हैं, उनके हिसाब से आप बैलेंसेस के अकॉर्डिंग उनको ऐड या लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिल रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए इसके। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की आसानी से मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।